नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात अटल जी की जयंती, किसानों के आंदोलन और सरकार के संवाद की। पिछले करीब एक महीने से हजारों की तादाद में किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली को घेरे बैठे हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकला तो किसानों को समझाने का जिम्मा खुद पीएम मोदी ने लिया। पीएम ने अटल जी की जयंती पर किसानों से संवाद किया तो साथ ही किसान सम्मान निधि की एक और किश्त के तौर पर 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। पीएम ने कृषि कानूनों पर जारी तमाम शंकाओं और भ्रम को दूर करने की भी पूरी कोशिश की। एक तरफ जहां पीएम ने किसानों से संवाद किया तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसान के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर ले रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। अब सवाल यह है, किसानों का सगा कौन, सच्चा हितैषी कौन है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और आपको बता दें कि क्योंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा है, मुद्दा हमारा आज का बड़ा है, इसीलिए यह डिबेट 1 घंटे की है। हमारे पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों से मेहमान अब से कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों किसान कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली घेरे बैठे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। कई दौर की बातचीत के बाद भी जब कोई रास्ता निकलता नहीं दिखा तो किसानों को समझाने का जिम्मा लिया खुद देश के प्रधानमंत्री ने, और इसके लिए दिन चुना अटल जी की जयंती का। अटल जी की जयंती के मौके पर पीएम ने किसानों से संवाद किया। अपने भाषण में जहां पीएम ने किसानों की हर शंका और भ्रम को दूर करने की कोशिश की, तो साथ ही उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए 18,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की। पीएम ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हक में है, तो साथ ही उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। देश भर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया, भरपूर स्वागत किया है। मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। सुर्खियों में आजकल भले ही दिल्ली के आसपास जमे किसान हो, मगर पीएम ने अपने भाषण से पूरे देश के किसानों को अपने साथ करने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ एमपी में अटल जी की जयंती पर किसानों को साधे रखने के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी। एमपी सरकार ने किसानों की जमीनों के डाइवर्जन के लिए ऑनलाइन फीस जमा कराने की शुरुआत की है। तो दूसरी तरफ सीएम ने किसान सम्मान निधि के लिए पीएम का आभार भी जताया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, अटल जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज कह रहा हूं, भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। अब कुछ लोग उनका विरोध करने में लगे, जब अच्छे काम होते तो कुछ विरोध ही करते हैं। और विरोध करने वाले भी कृषि कानून के वो जिनने कभी खेती नहीं देखी। कृषि कानून का विरोध, अरे भैया जा तो बताते आलू जमीन के नीचे हो गए कि जमीन के ऊपर हो गए। जहाँ तक ये आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बात करेंगे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो वहाँ जाके किसानों से बात क्यों नहीं करते? बैठे हुए हैं दिल्ली में 10 किलोमीटर दूर। तो ये सब इनका फर्जीवाड़ा है। ये केवल ध्यान बटाने वाली बातें कर रही हैं। आज किसान परेशान है। एक लाइन का आदेश निकले कि 3 जो विधेयक काले कानून है उसको सरकार वापस लेती है, सब मामले खत्म हो जाएंगे। पूरे देश में किसानों की बात हो रही है।
छत्तीसगढ़ में भी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने बघेल सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी का आरोप है कि धान खरीदी में देरी, खरीदी में अव्यवस्था, टोकन नहीं मिलना और प्रदेश में बारदानों की कमी है। तो वहीं पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी चिंता ना करे, छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। किसानों को जिस प्रकार भ्रमित कर रहे हैं वो राजनीतिक दल के लोग जो चुनाव हार चुके हैं, जिनका जनाधार खिसक चुका है, सिर्फ भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा न मंडी समाप्त हो रहा है, न मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कोई परिवर्तन हो रहा है, बल्कि हम तो मंडी को और मजबूत करेंगे, बाकी बेहतर करेंगे और किसानों के हित के लिए लगातार माननीय नरेंद्र मोदी योजना बना रहे हैं। उनको चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया। उनको जो दिल्ली के किसान है उसका समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। 94% किसानों के धान की उपज हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मूल्य में पूरे देश में खरीदी हो, इसके लिए वो मांग रखनी चाहिए। यानी सियासत के फोकस में सिर्फ और सिर्फ किसान है। बीजेपी जहां कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हीं कानूनों को किसानों के लिए काला कानून बताने पर तुली है। केंद्र की सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है और किसान भी आंदोलन पर आमादा हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसान सम्मान निधि और किसानों के नामांतरण के लिए ऑनलाइन फीस और सरकार की समझाइश किसानों को शांत कर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक रिपोर्ट दिखाई हमने आपको, प्रधानमंत्री दफ्तर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक, दिल्ली के बॉर्डर तक, उन बॉर्डर तक जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, भोपाल से लेकर रायपुर तक किसान ही सियासत के फोकस में है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश यानी भोपाल से पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब भोपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ रायपुर से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी और बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी, साथ ही रायपुर से ही किसान नेता तेजराम विद्रोही जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हितेश जी, राकेश जी, तेजराम जी, सुशील जी और संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल किसान का मुद्दा, किसान से शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद सियासी प्रतिक्रिया लूंगा। तेजराम विद्रोही जी, अब जब पीएम सीधा किसानों को समझाने आ गए हैं, तो देश में और बीजेपी में उनसे बड़ा नेता इस वक्त कोई नहीं है। बीजेपी में कम से कम उनसे बड़ा कोई नेता नहीं और वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे ऊपर कोई और पद नहीं। सीधा सवाल मेरा आपसे कि अब जब पीएम खुद समझा रहे हैं, तो किसान समझा है या पीएम के समझाने के बावजूद कुछ शंका, कुछ भ्रम अभी भी किसानों के मन में है? जी आसिफ जी, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री किसानों से के साथ संवाद के नाम पे जो बात कह रही है, एक्चुअली वो वास्तव में किसानों का जो वास्तविक जो भ्रम है वो भ्रम को दूर नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो है विपक्ष पार्टियों के द्वारा किसानों को भ्रमित किया गया है, भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा जो बात जो तब से लेके जिस समय यह अध्यादेश के रूप में जब आया और अध्यादेश के समय से ही यह बात किसानों के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा इसके विरोध जब से जो किया जा रहा था, उस समय से जिस जो भाषा का जो उपयोग प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, वही बातों को पुनः उन्होंने दोहराया। नहीं, आपकी मांग थी कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपको डर था। पीएम ने कहा मैं गारंटी देता हूं एमएसपी खत्म नहीं होगा। आपने कहा मंडियां खत्म हो जाएंगी, ऐसी आशंका है। पीएम ने कहा मंडियां चलती थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने यह भी साफ कर दिया। इसके अलावा आपको एक शक सुबह यह थी कि अगर कॉर्पोरेट खेती होती है तो जमीन जा सकती है। पीएम ने सीधा पूछा कि अगर अदरक की खेती होती तो अदरक बिकता है कि जमीन? तेजराम जी, आप ही से सवाल है सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात तो उन्होंने पहले भी कहा कि मंडी की व्यवस्था रहेगी, समर्थन मूल्य की व्यवस्था जैसा था वैसा रहेगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो जैसा था वैसा अगर रहता है, तब भी इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तो किसानों को मिलने वाला नहीं है। क्यों? और हमारी जो लड़ाई है ये थी कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है, C2 फार्मूला के आधार पर
जो 50% अधिक लाभकारी समर्थन मूल्य तय करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में उन्होंने ये बात कहा था। तो इस बात को लागू करने के बारे में उसकी तो कोई बात ही नहीं आई है। ठीक है, उसकी कोई बात नहीं आई। तेजराम जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री ही हैं। उन्होंने अपनी बात रख दी, किसानों से लंबा चौड़ा संवाद किया, 2-2.5 घंटे का यह संवाद था। सीधी बात यह कि अब भी अगर किसानों को आपकी दलीलें समझ में नहीं आ रही हैं और वो सीधे कह रहे हैं कि 2 चीजें हैं, कृषि कानून वापस लीजिए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को हूबहू लागू करिए। देखिए आसिफ जी, बहुत अच्छा हुआ आपने विद्रोही जी से शुरुआत कर दी है, तो मैं उन्हीं की बातों को जवाब दे देता हूं जिसमें उनको कहने को ये नहीं रहेगा कि उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। पहली बात उन्होंने कही कि विरोधियों की बात को उन्होंने एड्रेस किया। बिल्कुल किया, क्योंकि आपको याद ध्यान होगा आसिफ जी, जब सीएए और 370 पर फैसला आया था तो ऐसे ही उसका विरोध भी विरोधियों ने किया था। हमारा कोई भी फैसला आता है, जीएसटी का है, सीएए का है, नोटबंदी आए, कुछ भी आए, बालाकोट की स्ट्राइक हो जाए सर्जिकल, तो भी ये सब इकट्ठे होके ये सब सवाल करते हैं। उनका काम है विरोध करना। तो भाई इनके विरोध कर लेने से क्या फोर्सेस को वापस बुला लेंगे अपन? ऐसा थोड़ा ना होगा। या सीएए 370 रद्द कर देंगे अपन, क्योंकि साहब ये लोग सब विरोध कर रहे हैं, तो हमारे विरोधी है ही, करेंगे ही वो। तो इसीलिए विरोध कर देने मात्र से कोई कानून रिपील नहीं हुआ करता इलेक्टेड गवर्नमेंट के। ये बहुत साधारण सी बात है किसी भी, खास तौर से विपक्ष के, क्योंकि विपक्ष का काम ही है उसकी आलोचना करना और उसका विरोध करना, और सरकार का काम है कि उस आलोचना और विरोध के वार्तालाप में जो संशोधन हो सकते हैं उसको करना। और इसीलिए बात जो आई, जैसे उन्होंने कहा साहब एसडीएम न्यायालय नहीं, सिविल न्यायालय भी होना चाहिए, तो वो सरकार तैयार है करने के लिए। उन्होंने कहा साहब करार में एमएसपी न्यूनतम होना चाहिए, एमएसपी ब्रीच नहीं होना चाहिए। जबकि आप जानते हैं आसिफ जी, किसान अपनी कीमत पे अपने व्यापारी को बेचना चाहता है तो कोई भी किसान मंडी रेट से नीचे थोड़ा ना भेजेगा। आपकी रिपोर्ट में संदीप जी होकर आए, बाजार में यदि 2900 रेट है मंडी में धान का, तो 2950 रुपए ऊपर पे करार होते हैं, जो अभी तक अनऑर्गेनाइज तरीके से सो कॉल्ड हो रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। तो वो करार ही ऊपर होते हैं हमेशा समर्थन मूल्य मंडी रेट से, समर्थन मूल्य तो भूल जाइए, मंडी रेट से ऊपर होते हैं, तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड होता है। फिर भी ठीक है, एसडीएम न्यायालय के साथ में सिविल न्यायालय भी हो गया। आपने कहा साहब मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकार ने कह दिया मंडियां नहीं होंगी, भ्रम है आपका। आपने कहा एमएसपी खत्म हो जाएगा, सरकार ने बिल्कुल ठोक बजा के कह दिया है कि साहब एमएसपी खत्म नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है लगातार, और जो लक्ष्य उन्होंने बताया उसकी ओर ही बढ़ रहा है। तीसरी बात, आपने ये कहा कि साहब वो टैक्स के बाहर मंडियां हो रही हैं, बाहर की प्राइवेट मंडीज में टैक्स नहीं होगा तो ये दिक्कत आएगी, तो किसान इधर की तरफ जाएगा। ओके फाइन, तो उसमें टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी कर दिया। अब भाई जो एसडीएम और व्यवस्था और करार का पंजीयन होना चाहिए, तो पंजीयन की व्यवस्था भी कर दी है। अभी रिड्रेसल फोरम के लिए रिड्रेसल ट्रिब्यूनल्स की बात आ रही है कि जिला प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पे सरकार उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि सरकार किसानों के पक्ष में आपका कोई भी सुझाव होगा उसके लिए तैयार है। क्योंकि सरकार क्या चाहती है आसिफ जी, कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य वेंटिलेटर है किसान के लिए। क्या होता है साहब कि लागत मूल्य मिल जाए, अभी यही बात कर रहे हैं ना, एमएसपी मंडियां ये बुनियादी मांग थी जो किसान चाहता था इस कृषि कानून में। सर मैं ब्रेक से पहले सभी मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। वाजपेयी साहब मैं आपके पास आऊंगा इस पर। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आता हूं सर, वाजपेयी साहब आ रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब, 2 बार राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन सौंपा, राष्ट्रपति से शिकायत की, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की राहुल गांधी समेत तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने। कमाल की बात है कि किसानों की मांग पर अगर राहुल गांधी राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं तो किसानों का जवाब यह है कि कांग्रेस को उनकी सियासत मुबारक, हमें उनका समर्थन नहीं चाहिए। बाकी कांग्रेस ने इतने साल राज किया, हमारी स्थिति अगर बेहतर कर देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपके इस आसिफ भाई प्रश्न से जो आप मुझसे कर रहे हैं, उससे आदरणीय वाजपेयी जी जो अभी बोल रहे थे वो उनकी पूरी बात खारिज हो गई सिरे से, कि आंदोलन ना बालाकोट वाला है, ना 370 का है, ना शाहीन बाग का है, ना ये राजनीतिक है, ना ये कांग्रेस का है, ना कम्युनिस्ट का है, ना ये खालिस्तानियों का है। शुद्ध रूप से आंदोलन भारतवर्ष के किसानों का है, जिसको आप कोई तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। जहां तक बात राहुल गांधी जी की है, तो सभी राजनीतिक दलों ने एक राय होकर भारत बंद में समर्थन किया था कि हम किसानों के इस अभूतपूर्व आंदोलन का समर्थन करते हैं और उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं कि ये 3 जो अध्यादेश आए हैं वो वापस लिए जाए।
और उसी की सेकेंडर करने के लिए, उसी का समर्थन करने के लिए एक राजनीतिक दल होने के नाते, राहुल गांधी एक नेता होने के नाते कांग्रेस के, उन्होंने आज सभी राजनीतिक दल के लोगों के साथ मिलकर और राष्ट्रपति जी को यह ज्ञापन सौंपा है कि ये आंदोलन जो चल रहा है, इतने महीने हो गए हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं और सरकार हठ धर्मता अपनाए है, इस पे आप संज्ञान लीजिए और सरकार को बताइए कि भारतवर्ष के किसान नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के कोई विधेयक और बिल उनके ऊपर थोपे जाए। इसलिए आज राहुल गांधी जी का मिलना, और ये बात भी साफ हो गई कि कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। अगर किसानों ने ये बात कही है कि राहुल गांधी जी को मुबारक हो उनकी सांत्वना के लिए, उनकी मदद के लिए, लेकिन ये मूल रूप से किसान आंदोलन है, फिर भी नहीं चेत रहे दक्षिणपंथी, तो इससे बड़े अफसोस की बात और कोई नहीं है। ठीक, मैं चौधरी साहब इस पर लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला साहब रायपुर से कांग्रेस की तरफ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, जब देश भर में किसानों का आंदोलन हुआ, वाजपेयी साहब आता हूं मैं आपके पास, वाजपेयी साहब आता हूं, रायपुर को बराबर तवज्जो देनी वो भी मेरी जिम्मेदारी है साहब। आपकी बात अहम है वाजपेयी साहब, लेकिन रायपुर जा रहा हूं। बस वो ये बताएं कि कांग्रेस की जो मांग है उसमें से क्या एक भी चीज छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है? ठीक, मैं आता हूं उस पर आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। सुशील जी, उनकी सरकार मेरा छोटा सवाल आपसे ये, जब किसानों ने देश भर में आंदोलन का आह्वान किया, किसानों ने आंदोलन किया, तो उस वक्त स्थिति ये थी कि सड़कों पर किसान कम थे, कांग्रेसी ज्यादा थे, उत्साह कांग्रेसियों में ज्यादा था। इतना तो किसान नाराज भी नहीं है जितने कांग्रेसी नाराज हैं, क्या वजह है? देखिए आसिफ जी, यदि कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है, इसमें गलत क्या है? यदि देश का किसान आंदोलित है, यदि देश के किसानों के साथ में देश की केंद्र सरकार उनके खिलाफ जबरिया काला कानून थोप रही है, तो यह देश की एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस का धर्म बनता है कि वह देश के उन लोगों के साथ खड़ा हो जिनके साथ में केंद्र सरकार अन्याय करने जा रही है। इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी ने कल किसानों की आवाज के रूप में देश भर के 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षरित ज्ञापन ले जाके माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी जब किसानों से संबोधित कर रहे थे, एक तरफ तो बोलते हैं किसानों को विश्वास जीतने आए हैं, दूसरी तरफ वो अविश्वास पैदा करते हैं। क्या जो सड़कों पर बैठे हुए किसान हैं, क्या वो कभी खेती करने नहीं गए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कभी खेत देखने नहीं गए आज वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहने की तरफ अविश्वास, दूसरी बात सिर्फ आप ही ठेका लिए हुए हैं पूरे देश की भलाई का। आप जब नोटबंदी लागू करते हैं तब बोलते हैं देश के लोगों की भलाई के लिए नोटबंदी लागू कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या भलाई हुआ आज तक आपने नहीं बताया। आप जब जीएसटी लागू करते हैं तब देश के व्यापारियों को बोलते हैं कि आपकी भलाई के लिए हम जीएसटी लागू कर रहे हैं, आज तक व्यापारी नहीं समझ पाया। आप 3 काले कानून ले आके किसानों को बोलते हैं कि आपकी भलाई के लिए हम कानून लाए हैं। आज किसान, आप बोलते हैं कि एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं, एमएसपी खत्म नहीं होगा। आप जवानी बोल रहे हैं, आपकी बात का भरोसा क्या है? आप जब संसद का सत्र बुला के, कोरोना के समय संसद का विशेष सत्र बुला के कानून बना सकते हैं, तो संसद का सत्र बुला के उसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलते हैं कि मंडी व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, जबकि आपने कानून बना दिया मंडियों को समाप्त करने का। तो आपके बोलने से क्या हुआ? जो कानून जो संसद के दोनों सदनों में पारित होकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षरित कर दिया, क्या प्रधानमंत्री जी के बोलने से प्रभावहीन हो गया? यदि प्रधानमंत्री जी वास्तव में अपनी बात में कायम है, वास्तव में उनकी सिंपैथी देश के किसानों के प्रति है, तो आज ही संसद का सत्र बुला के क्यों उस कानून में अमेंडमेंट नहीं करते हैं? आखिर प्रधानमंत्री जी किसानों का भला करने की बात तो करते हैं, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी किसानों को बरगलाने की बात करते हैं विपक्षियों के ऊपर, लेकिन स्वयं आगे आकर जब देश का किसान आंदोलित है, अभी भाजपा के मित्र वाजपेयी जी बोल रहे थे कि जो आंदोलन हो रहा है वह विरोधियों का काम है, विरोधियों का काम है आवाज उठाएंगे। भाई साहब, जो सड़कों पे बैठे हुए हैं 29 दिन से, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं, वो आपके विरोधी नहीं थे, वो किसान थे। उन्हीं किसानों पर मेरा एक सवाल संजय श्रीवास्तव जी से, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुशील जी, कभी कांग्रेस वोट देते थे, सुशील जी उनकी समस्या है और आपका धर्म। सुशील जी, आ रहा हूं मैं आपके पास होने के नाते जब आपने सुशील जी 1 मिनट सर, अतिवाद दिखाया। अरे सुशील जी, आधे घंटे की डिबेट नहीं है सर, ब्रेक के बाद भी मैं आपके पास आऊंगा। सुशील जी 1 मिनट, तो किसान नेता को क्यों नहीं लगे? संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और संजय जी, मेरा आपसे एक सवाल, जब सुशील जी 1 मिनट सर, सुशील जी 1 मिनट सर, किसानों के बराबर हितैषी आप भी हैं, संजय जी से सवाल पूछ लूं मैं। संजय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि पिछली बार जब पीएम ने किसानों से संवाद किया तो लोगों ने सवाल पूछा, विपक्ष ने सवाल पूछा
कि किसान आंदोलित है ज्यादातर हरियाणा और पंजाब का, क्योंकि उनको लगता है कि उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। पीएम बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसानों से। आज जब पीएम को संवाद करना था तो आज भी ज्यादातर जो दिल्ली बॉर्डर को घेरे बैठा है वो हरियाणा पंजाब का किसान है, जो कहता है कि उसके हित प्रभावित हो रहे हैं, उसको एमएसपी नहीं मिल रहा, उसकी मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसको नुकसान होगा। लेकिन आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के किसानों से, आप बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसान से, वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि जो तकलीफ में उससे पूछिए। देखिए आसिफ जी, सवाल आपका अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सवाल का जवाब आपके सवाल के अंदर में ही निहित है। देखिए ऐसा है कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान जिनकी बात है, ये तो मैंने भी पहले भी कहा था कि कुछ राज्यों के ही किसान आंदोलनरत हैं। संजय जी मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ आगे ठीक है, संजय जी आ गए हैं। संजय जी बोलिए। संजय जी कुछ सिग्नल का दिक्कत है। हमारे साथ दोनों प्रदेशों से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक बड़ा पैनल आज मौजूद है। हमारे साथ पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी रायपुर से, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और किसान नेता तेजराम विद्रोही जी जुड़े हुए हैं। और हम जो अभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग अभी छत्तीसगढ़ के मुद्दे को तलाश रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज किसान का मुद्दा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कंबाइन किया है क्योंकि पीएम ने आज किसानों से संवाद किया और सवाल सीधा यह, संवाद से समाधान निकलेगा। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था संजय श्रीवास्तव जी से, लेकिन कुछ सिग्नल का दिक्कत था। संजय जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे दोबारा सवाल पूछना चाहूंगा। आपको सवाल जरूर याद है, लेकिन दर्शक भी एक बार सुन लें कि वो सवाल क्या था जो ब्रेक पर जाने से पहले अधूरा छूट गया। सवाल सीधा यह था कि सरकार में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबने किसानों से बात कर ली। हरियाणा पंजाब देश भर के किसानों से बात की गई, लेकिन जब सरकार का मुखिया किसानों से बात करने पर आते हैं तो फिर वो बात करते नॉर्थ ईस्ट किसानों से, वो बात करते मध्य प्रदेश के किसानों से, जबकि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान शिकायत करते हैं कि हमसे एक बार मिल तो लेते, हमसे पूछ तो लेते। देखिए बिल्कुल आसिफ जी, आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि अंशतः उसके जो उत्तर है वो आपके जवाबों में छिपे हुए हैं। देखिए जो आंदोलन मुख्यतः जो हरियाणा और पंजाब की जो बात हो रही है कि वहां के जो किसान है, कुछ संख्या में किसान है, जो 1 लाख किसान, 1.25 लाख किसान की जो बातचीत आ रही है कि वो बैठ पर लगातार 28-29 दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन मांगों को लेकर कर रहे हैं, उनसे तो लगातार बातचीत केंद्रीय मंत्री के माध्यम से, चाहे कृषि मंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, उनकी बात हुई। पहली बार जब आज किसानों से बातचीत, अर्थात वैसे मूलतः जो आज कार्यक्रम था, कि नरेंद्र मोदी जी किसानों की कितनी चिंता करते हैं, ये कांग्रेस के नेताओं को, बाकी लोगों को समझना चाहिए कि आज उन्होंने लगभग 9 करोड़ किसानों को लगभग 18,000 करोड़ की राशि उनके खातों में स्थानांतरित की गई और लगभग 2-2.5 वर्षों के अंदर में 1,10,000 करोड़ जो किसान सम्मान निधि है उसका कार्यक्रम था। उसके बाद उन्होंने किसानों से बातचीत की और इस संबंध में जो अभी नए कृषि कानून आए उनसे बातचीत की है। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी तो बातचीत भी करते हैं, लेकिन 10 साल का इतिहास जो यूपीए का था, वो प्रधानमंत्री जी बात करते या नहीं करते थे, ये कांग्रेस को अपने जहन में देखने की आवश्यकता है। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से कांग्रेस बिन बुलाए बाराती, जब मैंने ये शब्द पहले भी कहा था कि वैसे भी कोरोना का समय है, बिन बुलाए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब किसान आपको रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपके समर्थन की हमको आवश्यकता नहीं है, और इसलिए नहीं कि केवल राजनीति है, इसलिए कि आपका 60 साल का इतिहास किसानों ने देखा है कि यदि आप बेहतर कर देते तो शायद ये दिन या मोदी जी के ऊपर इतना बड़ा दबाव या लोड नहीं आता कि उनको किसानों के लिए नए कानून लेकर आने पड़ते। इसलिए आप कम से कम कृपा करके हाथ जोड़ के आप उन आंदोलन से दूर रहिए। बावजूद इसके इस तरह का नाटक नौटंकी इस देश के अंदर में कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार कह रही है कि पूरे देश के अंदर में बड़ा आंदोलन है, एक जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया है, लेकिन आज जब माननीय मोदी जी ने, मैं मानता हूं कि हरियाणा या पंजाब के किसानों से बातचीत नहीं होगी, लेकिन शेष भारत के बहुत सारे राज्यों के अंदर के किसानों से भी बातचीत हुई है और वो संतुष्टि जैसे उन्होंने बताया है, इसका आधार सबसे पहले ये चीज है कि देश का किसान आंदोलनरत नहीं है। पंजाब या हरियाणा की क्या समस्या है उस पर यदि अपन चर्चा करेंगे तो लंबा समय लगेगा कि पंजाब के अंदर में क्या दिक्कत है, या पंजाब की जो राज्य सरकार है वो क्या नहीं कर रही है, वहां एमएसपी की दर क्या है, क्यों नहीं वहां पे दिक्कतें किसानों को हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे हरियाणा की बात हो या वहां की बात हो। तो ऐसा नहीं है, केंद्र की सरकार जब इतने बड़े कानून को लेकर आ रही है, किसान वर्ग को लेकर आ रही है, जब यदि लगता है कि हाँ उसका विरोध कुछ हो सकता है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से भी कर सकते हैं, किसानों की भी कुछ समस्या होगी, सरकार सहृदयता के साथ में लगातार बातचीत संवाद के लिए तैयार है। मैं बात समझ गया आपकी। संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। तेजराम विद्रोही जी आपके पास आ रहा हूं। तेजराम जी, सरकार ने कहा कि कानून है, लेकिन आप जो जो मांग कर रहे हैं हम उस पर बात करने को तैयार हैं, आपको लिखित में देने को तैयार हैं। तेजराम विद्रोही जी, ये सरकार की तरफ से कई बार खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कह दी ये बात, उसके बाद ये बात अमित शाह ने कह दी, तो उसमें
एकदम रिजिड हो जाना कि नहीं आप तो कानून पलटिए, कानून बदलिए, ये ठीक है क्या? और अगर यही स्टैंड रहेगा तो फिर आंदोलन का होगा क्या? इस आंदोलन का अंजाम क्या है? कड़ाके की ठंड है, दिल्ली की सर्दी वैसे ही मशहूर है। जी आसिफ जी, जिस तरह से जो छठे दौर की जो बात हुई किसान नेताओं के साथ में, वो सबके सामने है। और दूसरा बात है कि जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो पत्र लिखा है और उस पत्र के जवाब भी किसान नेताओं ने उसी बात को लिखा है कि जिस विषय के ऊपर हमारी बातचीत हुई है उसमें कोई नया नहीं है। आप लिखित दे नहीं रहे हो, आप आश्वासन दे रहे हो कि हम ऐसा करेंगे या आप वैसा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के ऊपर आप लिखित दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बात वो उसके ऊपर किसान का जो नेता है ये चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य माध्यमों से जो संवाद की जब वो बात करते हैं, तो हमारा भी यही कहना है कि जब आप संवाद करना ही चाहते हो तो आप चाहे टिकरी बॉर्डर चले जाइए, चाहे सिंधु बॉर्डर चले जाइए, चाहे गाजियापुर बॉर्डर चले जाइए, चाहे पलवल बॉर्डर चले जाइए, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी किसानों के साथ आप बात करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो उस आंदोलनकारी किसानों को किसान ही नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है। तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर निकलिए, आप किसानों के साथ बात करिए और किसानों के साथ लिखित में आप बात करिए। आप 2014 में आपने जो बात किया था, हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, उनका 1.5 गुना समर्थन मूल्य हम देंगे, लाभकारी मूल्य देंगे, इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते हो? ये आप हमारे सामने 1972 का जो मंडी अधिनियम है जिसको राज्य सरकारों को लागू करवाने की जरूरत है। मैं आसिफ जी एक बात आप सुन लीजिए, उसमें ये इस बात पे स्पष्ट है कि जिस भी किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है उससे कम पर वहां बोली नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इसका पालन होता है क्या? नहीं होता, प्रधानमंत्री जी नहीं होता। और इसका सीधा उदाहरण जो है, जिसकी सीधी तस्वीर है वो ये कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ कहीं भी अगर किसान की मंडी में फसल एमएसपी पर नहीं बिकती है तो वो परेशान हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एमएसपी पर अगर फसल मंडी में नहीं बिकी तो बाहर एमएसपी के बराबर रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, पौना मिलेगा, वो खुद नहीं जानता। ये खबरें हमने लगातार देखी हैं। मैं लौट रहा हूं तेजराम जी, दर्द जो किसान का है उससे हम सभी वाकिफ है जो यहां बैठे हैं। मैं वाजपेयी साहब पहले आपके पास आ रहा हूं, चौधरी साहब उसके बाद में आपके पास आऊंगा। वाजपेयी साहब एक छोटी सी बात में पूछ रहा हूं, तेजराम जी ने एक सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैठा किसान है उसे आप किसान मानते भी हैं या आपको लगता है कि ये प्रायोजित लोग हैं जो अभी भी बैठे हुए हैं? इस दरमियान कई बीजेपी के नेताओं के विवादित बयान भी आए हैं आंदोलन और किसानों की सच्चाई को लेकर या किसानों के व्यक्तित्व को लेकर। देखिए आसिफ जी, कोई विवादित बयान नहीं है, वो सच है और वो जिन लोगों के संदर्भ में वो सबको भी पता है, अपन उसमें क्यों जाए बार बार। लेकिन दो तीन बातें मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ से हमारे कांग्रेस के मित्र ने एक बात कही कि आप कौन होते हैं, आप कौन हैं। तो देखिए साहब, ऐसा है, इस देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सर्वाधिक मतों से, बहुमत से दोबारा बने हुए प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि वो भाजपा के नेता है। वो देश के सर्वाधिक मतों से जीते हुए सबसे बड़े गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। तो हर मोड़ पे ये पूछना बंद कर दीजिए कि आप कौन होते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा भारी दिल से स्वीकार कर लीजिए, नहीं करेंगे तो आपकी दिक्कत है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं यही सवाल पूछ लेता हूं कि ये राहुल गांधी कौन है जो राष्ट्रपति से मिले? क्या वो नेता प्रतिपक्ष हैं? क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? या वो ट्रैक्टर चलाने वाले, हल चलाने वाले किसान हैं? या किसान नेता हैं? क्या वो किसान नेता, किसान के जीजा जरूर हैं वो साले साहब, लेकिन कहीं से वो मुझे वो तो नहीं दिखाई देते। और उनके आजू बाजू कौन थे? एक तरफ गुलाब, ये आप ही हैं और बीजेपी है जो कहते हैं कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष गारंटीड है राहुल गांधी है। अब मेरी अंतिम बात बहुत जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मैं सीधी सी बात करता हूं। चौधरी राकेश सिंह जी स्वयं मंत्री रहे हैं। अभी विद्रोही जी ने बोला राज्य का विषय है मंडी। हम सब जानते हैं राज्य का विषय है मंडी को, कॉन्फ्रेंस लिस्ट में मंडियों को राज्य का विषय दिया है। मैं तो आज जी न्यूज के माध्यम से ये चुनौती भूपेश बघेल जी और अमरिंदर सिंह जी और अशोक गहलोत जी और जो आदि स्टेट के पुडुचेरी के हैं, उन तीनों चारों के सामने रखना चाहता हूं कि आज से आप
अपनी मंडियों में ये कानून लागू कर दीजिए कि यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीद नहीं होगी। मंडी आपके पास ही है। और दूसरी बात, मंडी में संशोधन के लिए भूपेश सरकार ने सर अभी एक संशोधन विधेयक पेश किया, राज्यपाल के पास पेंडिंग है, राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। सर सुनिए जी सर, 5 सेकंड सर, यदि आप ये जारी कर दीजिए कि आपकी मंडी में आप ये व्यवस्था जारी कर दीजिए, और दूसरा, पर एकड़ जो धान आप प्रोक्योर कर रहे हैं समर्थन मूल्य पर, वो यदि 35 क्विंटल पैदा करता है तो 35 लीजिए। क्यों आपने सीलिंग डाली 15 की? और क्यों आपने कहा है कि सब छत्तीसगढ़ के बाहर का किसान यहाँ पे शामिल हो तो उसकी गाड़ियां जब्त कर लो, उसके यहाँ पर थानों में खड़ी कर लो? दूसरे पे तो आप उंगली उठाते हो। और जब आपकी सरकारें आती हैं तो एक भी बिंदु बता दीजिए जिस पर आपने निर्णय लिया हो। आसिफ जी, एक भी बिंदु जिस पर, बल्कि इसके उलट आज जो निर्णय हो रहे हैं वो सब आपके मैनिफेस्टो में थे। मैं वाजपेयी साहब लौट रहा हूं आपके पास। आप केवल विरोध करने के लिए जैसे 370 और सीए का विरोध कर रहे थे। नहीं, देखिए वाजपेयी साहब, अगर आपको लगता है कि विरोध सिर्फ आपका होता है तो ऐसा नहीं है। आप याद करिए, लोकपाल पर तो यूपीए सरकार की लेने के देने पड़ गए थे। इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन हुआ था। तो सरकारें कोई भी हो, आंदोलन उन्हें फेस करने पड़ते हैं, विरोध होता है, लोग करते हैं, विपक्षी दल करते हैं। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक सीधा सवाल मेरा। सर, किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन समाधान के लिए आपको लगता है कि एक सकारात्मक विपक्ष के नाते आप खुद एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं? किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के साथी और सरकार के बीच में आप खुद आकर, ये एक सकारात्मक छवि, सकारात्मक भूमिका हो सकती है। लेकिन आप पर आरोप यह लग रहा है कि सर्दी में अगर अलाव लगा है तो लपटें और ऊंची उठे, आप घी डाल रहे हैं उसमें। जी नहीं, कांग्रेस का ये काम है कि अगर किसान आंदोलन करेगा और उनकी वाजिब मांगे होंगी तो कांग्रेस उसमें पूरे तरीके से, पुरजोर तरीके से मदद करेगा। और किसान आंदोलन का मुझे फक्र है कि कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान किया है। लेकिन जो बात कर रहे हैं मीडिएटर बनने की जरूरत क्या है? अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रधानमंत्री वर्चुअल जो किसानों से बात कर रहे हैं, ये एक बार आदर पूर्वक वहां पधार जाते, सामने बैठ के बात कर लें किसानों से। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मेरे आदरणीय मित्र लोग, अब श्रीवास्तव जी तो बहुत एक्सटेम्पोर बोल गए, मैं तो ये बोलूंगा नहीं कि भारतवर्ष के जो बड़े डाकू थे, वो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, ये सारे इन्हीं के द्वारा बाहर भेजे गए डाकू लोग जो पैसे लेके गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा, कमलनाथ जी, अब ये इनको सजा हो गई, कुछ प्रकरण हो गया है क्या? ये जय शाह कौन है जो 50,000 का मालिक बना दिया? उधर नीरव माल्या और चौकसे पर और उधर जाएंगे तो सर फिर डिबेट भटक जाएगी। किसान सुनने की हिम्मत रखिए डॉक्टर वाजपेयी। संजय जी आऊंगा मैं आपके पास। संजय जी, एक मिनट, बड़ा टाइम लगता है सर रायपुर से मध्य प्रदेश आने में, मुझे कुछ सेकंड दे दीजिए आप। चौधरी साहब बोलिए। अच्छा, आप पॉलिटिकल बोले और इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे डॉक्टर साहब? सुन लीजिए, उधर की बात क्यों कर रहे हैं? सुन तो लीजिए वाजपेयी साहब, एक मिनट जी। चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूं बड़े हाथ जोड़ के कि पूरी भाजपा देश की लगी हुई है, प्रधानमंत्री लगे हुए, मंत्रिमंडल लगा हुआ है ये कहने के लिए कि ये किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं 29 दिन से। मैं ये पूछना चाहता हूं, नहीं, उस पर वाजपेयी साहब ने कहा तो सही, वो तो मान तो रहे हैं कि वो किसान है, लेकिन कुछ भ्रम है, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आसिफ साहब वो साफ मान रहे हैं कि बिल्कुल किसान नहीं है वो। राहुल गांधी कौन है ये पूछ रहे हैं? भारतवर्ष, आसिफ साहब जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतवर्ष के किसान ने एक बिना केटली लिए हुए आदमी को चाय वाला मान के प्रधानमंत्री बना दिया, और ये भारत के किसानों को किसान नहीं मार रहे, उनकी बल्दियत पूछ रहे हैं। अरे भाई, शराब परोसने वाली को तो नहीं बनाया ना। नहीं, फिर वो चर्चा का सर, देखिए आप दोनों मेहमान हमारे बड़े सम्मानित हैं और मैं जिस तरह की डिबेट आपसे करता हूं उसमें फिर वो डिबेट चली जाएगी दूसरे वे में। पसंद है, ठीक। मैं वाजपेयी साहब आपके पास भी आ रहा हूं और चतुर्वेदी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। चाय और शराब पर डिबेट चलेगी तो फिर किसान रह जाएगा। लौट रहा हूं वाजपेयी साहब, लौट रहा हूं मैं उस पर आपके पास। वाजपेयी साहब लौट रहा हूं मैं आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, तब जबकि किसान सम्मान निधि के तौर पर अगर 2,000 रुपए की किश्त जारी करते हैं पीएम, उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने, मध्य प्रदेश में उसमें शिवराज सरकार ने एड ऑन कर दिया। शिवराज सरकार ने यह कहा कि 6,000 रुपए साल में पीएम देते हैं किसानों को, 4,000 रुपए हम अपनी तरफ से देंगे, 10,000 रुपए हम देंगे किसानों को सम्मान निधि के तौर पर। उसमें आप वाहवाही लूटते हैं, आप उसको बीजेपी की चिंता बताते हैं किसानों के प्रति। लेकिन यही अगर भूपेश सरकार एमएसपी से अलग बोनस देने की कोशिश करे, आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करे, तो उसमें फिर आपको आपत्ति, उसमें फिर नियम कानून आड़े आ जाते हैं और फिर आप पूछते हैं कि कहीं ये बोनस तो नहीं। नहीं, देखिए,
इस बात को थोड़ा आसिफ जी समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले यदि आज शिवराज सिंह जी यदि 6,000 को 10,000 कर रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और निश्चित रूप से यदि आप किसान के आंदोलन, मान भी लेता हूं मैं किसान के आंदोलन, तो उसमें कांग्रेस खड़ी हुई यदि दिखाई देती है या उसमें अपने आप को सम्मिलित करने का अपरोक्ष रूप से प्रयास करती है, दिखाती है कि वो किसान की चिंता कर रहे हैं, तो क्यों नहीं भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में इस बात को कहती है कि मैं भी किसान सम्मान निधि को 6,000 का 10,000 कर दूं। अब रही 2500, आप कहेंगे कि 2500 रुपए तो दे रहे हैं, तो आप ही तो कह रहे हैं संजय जी कि 2 साल में 26,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, कहां से चुकाएंगे पैसे? मैं आ रहा हूं ना सर जी, मैं बिल्कुल सर, मैं करूंगा, बिल्कुल कहूंगा। क्योंकि एक तरफ देखिए फिर से यदि हम पीछे की ओर जाएंगे, देखिए प्रबंधन, मैनेजमेंट, एक सरकार को चलाने के लिए फिर प्रबंधन की भी आवश्यकता पड़ती है और सभी सेक्टर्स में काम करने की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल किसानों को करें, मान लीजिए मजदूर भी है यहाँ पर, छात्र भी है, युवा भी है, शराबबंदी की भी बात है, सब लोग हैं, सब सेक्टर्स में सरकार को काम करने की आवश्यकता पड़ती है। और मैं हमेशा आपके चैनल में कहता हूं, ये सरकार यदि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी बनाती है तो ये बैंक का मुंह देखती है पहले कर्जा लेने के लिए, अर्थात 100, 200, 500 करोड़ की योजना भी अपने ताकत पर नहीं बना पाती तब, जबकि शराबबंदी की बात करने वाली सरकार ने शराबबंदी नहीं किया है, अर्थात शराब का पैसा भी इनको प्राप्त हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि संवेदनशीलता होनी चाहिए। आप यदि कहीं पुख्ता चीजें हैं तो आइए बिल्कुल किसानों के साथ में खड़े होइए। आपने 2 साल का बोनस इसलिए कहा था कि सरकार में आ जाए कि भाई बीजेपी ने नहीं दिया 2 साल का बोनस तो हम देंगे, आपके घोषणा पत्र में लिखा है, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और ये कौन सी नीति है कि 2500 रुपए को आप 2 साल में देंगे? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा वैज्ञानिक? नहीं, 2500 नहीं, 685 रुपए सर, बाकी तो खैर आ जाते हैं जैसे ही धान बिकता है, लेकिन वो 600, ये आपका सवाल वाजिब है कि 685 रुपए भी अगर 1 साल में आ रहे हैं 4 किस्तों में, तो वो सवाल तो वाजिब है। मैं लौट रहा हूं संजय जी आपके पास, सुशील जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर तेजराम जी मैं आपके पास आता हूं। सुशील जी, एक सरकार 15 साल छत्तीसगढ़ में रहती है, कर्ज लेती है 33,000 करोड़, और प्रदेश में ऐसा मैनेजमेंट करती है कि 15 साल उन्हें सरकार चलाने का मौका इसी प्रदेश की जनता देती है। और एक सरकार ऐसी जो आते ही 2 साल में आप शराबबंदी नहीं करते, वहां से आपको टैक्स कलेक्शन बराबर हो रहा है, जीएसटी में आप नंबर 1 है, आप खुद कहते हैं कलेक्शन में, आपने केंद्र को जीएसटी के लिए खूब पैसा पहुंचाया, आप आरोप ये भी लगाते हैं कि जो क्षतिपूर्ति की राशि वो आप पर नहीं मिल रही। 26,000 करोड़ का कर्ज 2 सालों में, और उसके बाद बोनस की राशि सिर्फ 685 रुपए चुकाने के लिए 1 साल, और उसमें आपका तर्क यह होता है कि किसान खुद चाहता है कि उसको 4 बार में मिले 685 रुपए। आसिफ जी, किसानों को तो पैसा हमारी सरकार एक मुश्त देना चाहती है, हमने दिया भी 25 रुपए प्रति क्विंटल एक मुश्त पिछली बार, लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमें धमकाया कि यदि आप किसानों को धान की समर्थन मूल्य से अधिक देंगे, 1815 रुपए से अधिक देंगे, तो जो सेंट्रल पूल का चावल हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो इन्होंने धमकाया तो आप धमक गए क्या? सर अभी भी तो पैसा दे ही रहे हैं। हमारी मजबूरी थी, या तो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के किसान विरोधी चरित्र की उपज है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और हमने सिर्फ धान ही उत्पादक नहीं, इसके अलावा हमने मक्का उत्पादक, गन्ना उत्पादक किसानों को भी इसमें जोड़ा, ताकि इनके द्वारा जो अड़ंगेबाजी लगाई गई उससे हम अपने किसानों को राहत दे चुके, और इसीलिए हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को पैसा दे रहे हैं। अच्छा सुशील जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? अगर रमन सरकार आखिरी के 2 सालों में बोनस नहीं दे पाई, तब भी तो इसी एनडीए सरकार के नियम थे, उसी वजह से बोनस नहीं दे पाई। अधिक मिलता है तो फिर उसमें अड़ंगेबाजी लगाते हैं। सुशील जी, मैंने आपसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आपके साथ सौतेला व्यवहार है? इसी एनडीए सरकार में रमन सरकार पर भी बोनस पर रोक लगी, 2 साल में बोनस नहीं दे पाए, बाद में उस पर आपके पास भी नियम था, तो अब आप नियमों का हवाला दे रहे हैं, तो इसी नियम के तहत तो वो भी बोनस नहीं दे पाए थे। हालांकि ये बात सच है कि 2 साल का बोनस अभी भी किसान इंतजार करता है बीजेपी सरकार में। आसिफ जी, इसी मोदी सरकार ने रमन सिंह के समय में 10 साल तक, रमन सिंह के समय में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब रमन सिंह अपने गाहे बगाहे बोनस देते थे, चुनावी वर्ष में हर साल बोनस देते थे, हमने कभी रोक नहीं लगाया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कभी रोक नहीं लगाया। आखिर छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस एमएसपी के लिए आज देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, जिस एमएसपी की गारंटी के लिए आज 2 दर्जन से अधिक किसान ठंड से मर गए, आज वही एमएसपी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
अच्छा, एमएसपी तभी मिलेगा जब फसल बिकेगी। सुशील जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, प्रदेश में कई जगह अब तक धान का उठाव नहीं हुआ, धान का उठाव नहीं हुआ तो टोकन नहीं मिल रहे हैं, बारदाने फटे हुए हैं, गले हुए बारदाने मिल रहे हैं, उस पर चिंता है या सिर्फ मोदी सरकार निशाने पर है? मैं पूछना चाहता हूं कि आप में हिम्मत है तो संसद में जाके कानून क्यों नहीं बनाते हो? क्यों किसानों को धोखा दे रहे हो? ठीक, सुशील जी मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। तेजराम जी आपके पास आ रहा हूं, और किसान की बात चूंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए आपसे मैं एक जरूर सवाल पूछना चाहूंगा। सर देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा क्योंकि उसमें फिर आपकी राजनीतिक सोच, विचारधारा सियासी दल निकालने लगेंगे कि आपका झुकाव किस तरफ है। तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आप किसको मानते हैं अपना सच्चा हितैषी, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, किसान अकेला ऐसा प्रोड्यूसर है जो अपनी उपज की कीमत खुद कभी तय नहीं कर सकता। एक चूरन बनाने वाला भी, पापड़ बनाने वाला भी बताता है कि मेरा रेट ये रहेगा, आपको लेना है तो लीजिए, ये मेरा एमआरपी है। किसान कभी अपनी एमआरपी खुद नहीं तय कर पाता। स्वामीनाथन आयोग ने बड़ी मेहनत से कुछ सिफारिशें दी जिससे लगता था कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस देश में आज और भविष्य में आपको लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के हक में या स्थिति में या उतनी क्षमता है सियासी दलों में कि वो लागू कर सकें, या ये एक ऐसा सब्जबाग है, सफेद हाथी है जो सिर्फ चुनावी सालों में ही नजर आता है, सुनाई देता है? जी आसिफ जी, सबसे पहली बात तो यह है किसानों को बहुत बड़ा एक विश्वास था, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो शासन है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश जब हुई तो उस समय कांग्रेस पार्टी उस सिफारिश को दबा के रखा था, उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। किसानों को मोदी जी के ऊपर बड़ा भरोसा हुआ था 2014 में कि वो इसको लागू करेंगे, इस भरोसे में हम किसान थे। लेकिन मोदी जी भी उसी तरीके से जो भरोसे को तोड़ा जिस तरह से कांग्रेस की पार्टी ने किसानों के भरोसे को तोड़ा। अच्छा, मोदी जी ने जो भरोसा तोड़ा उसी वजह से उसका खामियाजा रमन सिंह को भुगतना पड़ा क्या? आज हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस समय 2015 की अवधि में हम छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो हम 22 से 24 क्विंटल प्रति एकड़ हम बेचते थे। लेकिन 2015 में रमन सिंह की सरकार ने उसमें मात्रा को कटौती करते हुए 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का मामला बना दिया। उसके बाद किसानों ने लड़ाई की, जो 4 क्विंटल 80 किलो बढ़ा, जिसे आज 15 क्विंटल की बात करते हैं। ठीक, और अब हो गया 15 क्विंटल। बीजेपी मांग कर रही है 20 क्विंटल की, लेकिन यही बीजेपी अपने वक्त में 10 क्विंटल खरीदी करती थी, जो 15 क्विंटल कांग्रेस अभी खरीदी कर रही है। जबकि सियासी दल ये भी मांग कर रहे हैं, उधर मध्य प्रदेश से ये भी मांग आई कि किसान के खेत में जितनी उपज है उस सारी उपज की खरीदी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। खैर, बहुत धन्यवाद आपका, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हितेश जी, चौधरी साहब, सुशील जी, संजय जी, तेजराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।